अगला जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब क्योंकि वेक्टर्स के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसे हम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 × 3 6 लिख देते थे, नहीं लिख पाएंगे अब हम लोग। क्यों? क्योंकि वेक्टर है, ये वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता तो मैं 2 × 3 6 लिखता, काम मेरा बन जाता। बट डायरेक्शन होने की वजह से मैं डायरेक्टली 2 × 3 नहीं कर सकता हूं मैं, तो हमें कुछ यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे फोर्स क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलता है, वर्क मिलता है। बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर है सर, ये भी एक वेक्टर है, सही है। जब मैंने फोर्स का मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया, मुझे टॉर्क मिला। टॉर्क हमारा वेक्टर है, फोर्स भी हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर है। एक बार फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक ऐसी क्वांटिटी मिल रही है जो कि स्केलर है, और एक बार उसी फोर्स को और एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्वांटिटी मिल रही है जो कि क्या है, वेक्टर है, सही है। ये दोनों चीजें सेम है, फोर्स फोर्स, डिस्टेंस डिस्टेंस। लेकिन एक बार मुझे ऐसी क्वांटिटी मिल रही है जो कि स्केलर है, और एक बार ऐसी क्वांटिटी मिल रही है जो कि वेक्टर है। आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है, 6 जो है ना इसी का, रोटेशनल मोशन, वहां पढ़ाया जाएगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट ही हमारा क्या देता है, टॉर्क देता है, ठीक है। तो टॉर्क के बारे में पढ़ा जाएगा। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बात समझ आया। तो मतलब क्या हुआ कि सर एक बार मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, स्केलर, और एक बार मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है हमें, वेक्टर। तो ये क्या बात हुई अब, सही है। क्वांटिटीज आपके दोनों सेम है, तो यहां से समझ में आया कि सर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमें कभी स्केलर नंबर क्वांटिटी मिल जा रही है और कभी वेक्टर क्वांटिटी मिल जा रही है। इसीलिए बनाया गया ये अपना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में इसीलिए हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई ना। इधर भी क्लासिफाई किया गया था, जो क्वांटिटीज हमारे मल्टीप्लाई होने के बाद स्केलर नंबर बन जा रही थी उसको स्केलर प्रोडक्ट में डाला गया, और जो क्वांटिटीज हमारे वेक्टर में मिल रही थी उसको हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट डाला। बात समझ में आया ना, क्यों दो तरीके का बनाया गया, क्योंकि कभी स्केलर दिखा रहा था, कभी वेक्टर दिखा रहा था, जबकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे कभी कभी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही थी, कभी कभी स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, इसीलिए दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहला जो तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का इज स्केलर प्रोडक्ट, इज स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट का मतलब सबको पता है, एक बिंदु बनेगा। मतलब अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए और इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं वेक्टर बी के साथ, तो जो फॉर्मूला बनता है हमारा बनता है ए बी कॉस थीटा, जहां पे ए और बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं। और कॉस थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक। बात समझ में आ रहा है, सही है ना, कोई आपत्ति, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। कैसे आता है, मैथ के बच्चों को बताया जाएगा, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में जानने की हमें जरूरत नहीं है। प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन लेकर के हम लोग निकालते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसको जानने की जरूरत नहीं है। मैथ के बच्चे क्लास 12th में जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पे तुमको बताऊंगा मैं कि वेक्टर में क्यों ए बी कॉस थीटा बनता है, ए बी साइन थीटा एन कैप क्यों बनता है हमारा, उसको हम लोग वहां पे देखेंगे, अभी हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, अब अगर मान लो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एंगल पता होगा तभी लगा सकते हो कि नहीं। जब एंगल पता होगा दो वेक्टर्स के बीच का तभी तुम इसको लगा सकते हो, अन्यथा की स्थिति में ये लगने वाला नहीं है। जैसे मान लो अगर वेक्टर मेरा दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, आई जे और के टर्म्स में अगर दे दिया
इससे कभी नहीं निकाल पाओगे तुम, इससे नहीं निकलने वाला है। तो क्या करते हैं, दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया हमारा, ए बी कॉस थीटा। इफ वेक्टर ए दिया गया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, एंड बी वेक्टर दिया गया है हमको a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अगर i, j और k के टर्म्स में वेक्टर्स को दिया गया है तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहां ध्यान से देखो। a डॉट बी क्या करेंगे, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप डॉट a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। सही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो बाबू, इसका इन तीनों मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका तीनों में होगा, फिर इसका तीनों में होगा, तो क्या हो जाएगा a1 a2 i डॉट आई लिख सकता हूं कि नहीं मैं, क्योंकि ये तो नंबर है ना सिंपल, अरे तो नंबर्स हैं तो नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। अब आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, यहां पे क्या होगा a1 b2 i डॉट जे, यही होगा। फिर से क्या हो जाएगा a1 c2 i डॉट के प्लस b1 a2 j डॉट आई प्लस b1 b2 j डॉट जे प्लस b1 c2 j डॉट के प्लस। समझ में आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा c1 a2 k डॉट आई होगा। फिर से क्या हो जाएगा c1 b2 प्लस c1 b2 k डॉट जे प्लस c1 c2 k डॉट के। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब जरा ध्यान से सुनना, सर मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ये तो नंबर्स हैं, नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 6, उसके लिए कोई स्पेशल रूल की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर देखो ध्यान से, आई डॉट आई आया, आई डॉट जे आया, आई डॉट के आया, जे डॉट आई आया, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ आई डॉट आई की वैल्यू, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में दोनों है कि नहीं है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में ना। अरे भाई आई कैप एक्स डायरेक्शन में होता है, आई कैप ये भी एक्स डायरेक्शन में। दो वेक्टर्स दिए गए हैं, यूनिट वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री बनने वाला है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ए क्या है मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, इसका भी यूनिट वेक्टर 1 होगा। और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। इसी तरीके से सर जे डॉट जे भी करूंगा तो भी यही आएगा, और के डॉट के करूंगा तो भी यही आने वाला है, के डॉट के करूंगा तो भी यही आने वाला है, और दोनों सेम डायरेक्शन में कि नहीं है। अब आओ जरा आई डॉट जे करके देख लेते हैं। आई का मतलब क्या है एक्स एक्सिस, जे का मतलब क्या है वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अरे एक जा रहा है हमारा एक्स एक्सिस की तरफ, एक जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। और ये यूनिट वेक्टर है, तो फॉर्मूला ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, इंटू कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो अब जितने भी बचे आई डॉट के करूंगा तो भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाबू एक बात पता है हमको, आई जे और के मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, पढ़े हम लोग, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब तीनों का एंगल क्या होगा आपस में 90 90 90 बनता है। तो सर आई डॉट के करूंगा तो भी 90 होगा, जे डॉट आई करूंगा तो भी 90 होगा, जे डॉट के करूंगा तो भी 90 होगा, के डॉट आई करूंगा तो भी 90 होगा, यहाँ पे सब में 90 90 हो रहा है कि नहीं। तो यही हम लोग एक रूल बना के चलते हैं कि जब भी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूंगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, और बाकी अगर अलग अलग लेते हैं हम लोग, अलग अलग लेंगे तो क्या आएगा 0 आने वाला है, अलग अलग लेंगे तो क्या आएगा 0 आने वाला है।
क्या इतनी बात समझ में आई? अलग अलग लेंगे तो जीरो आएगा, और सेम अगर हुए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं फिर, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है कि नहीं? तो सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है कि नहीं? तो तुम्हें याद रखना है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस फॉर्मेट में अगर दिया गया है तो सिंपली कुछ नहीं करना है तुम्हें, आई के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जे के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों का समेशन ले लो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुम्हें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो ये लगाना, और एंगल नहीं पता है, आई जे के टर्म में दिया गया है तो ऐसे। यही दो तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, नोट करो, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, कार्ड हो जाए। ए वेक्टर ये दिया गया, बी वेक्टर ये दिया गया, हमें बोला गया है डॉट प्रोडक्ट निकालो। एक बात अपने मन में बिठा कर रखना कि जब भी ए डॉट बी निकालना होगा उसमें आई जे और के नहीं आता है, सिर्फ एक वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी आएगी, सिर्फ सिर्फ एक नंबर आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आता है। दिमाग में अपने बिठा के रखना, ठीक है ना? जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं आई जे और के नहीं आएगा, सिर्फ क्या आने वाला है, एक वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कैसे किया जाएगा, अभी अभी मैंने बताया कि जब भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया गया हो, क्या एंगल पता है हमें ना, और दूसरा फॉर्मेट, दो ही फॉर्मेट होगा, या तो एंगल बताएगा या तो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में देगा। सर तो आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ लिखा गया है, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करो। बाबू यहाँ पे आई लिखा है क्या, तो कितना होगा, जीरो। अरे जब नहीं है तो जीरो, इसका मतलब एक्चुअल में ये इक्वेशन क्या है, जीरो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप, और जीरो से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए गायब हो गया। अरे वेन एवर एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो इट विल बिकम गायब, इट विल बिकम जीरो, सही है ना? तो जब कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वैनिश कर जाता है, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाएगा। तो हम लोग भी वही काम करेंगे सर, क्या हो जाएगा, 9 इंटू जीरो जीरो, प्लस 5 इंटू 10 2 10, माइनस 8 इंटू जीरो जीरो, आंसर विल बी 10। क्या इस आंसर में आई जे और के आया क्या, पहचानने का तरीका, आई जे और के नहीं आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अब यहीं पर एक बात और समझेंगे, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में, ध्यान से सुन लो, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए अगर बोले, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने को कभी भी बोलेगा, समझ जाना स्केलर प्रोडक्ट से ही करना हमको। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने को अगर बोला जाएगा तो बालक इसी का यूज करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता था कि नहीं, ये होता था। तो सर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कभी भी याद रखना, अगर तुमसे एंगल पूछा गया दो वेक्टर्स के बीच का, सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैंने तुमसे कहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमको पता है दो फॉर्मेट में ही वेक्टर देता है, या तो ए बी दे करके एंगल बोल दे, या तो आई जे के टर्म में दे दे। जब भी आई जे और के टर्म में दिया गया है मतलब एंगल तुमको नहीं पता है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, जैसे ही एंगल वर्ड दिख जाए आंख बंद ये। और इसी को क्लास 12th में जब जाओगे मैथ के बच्चों तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, इसी का नाम डायरेक्शन कोसाइन रख दिया जाता है। कॉस वाला एंगल निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, कॉस एंगल। वहां पर भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर दे देगा, उन दोनों के बीच का एंगल बताओ, इसी से निकालेंगे। अब यहीं पर एक बात जरा सोचना, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है,
स्पेशल केस है, नोट करके पहला पॉइंट लिखते हैं। अगर दो वेक्टर्स, पहला नहीं ऐसे लिखो, दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना हो जाता है 0 हो जाता है कि नहीं, cos 90 विल बिकम 0। सर मैं यहां 0 रख दूंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर अगर दिए गए हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं तुमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस a के कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस या प्लस 5k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नीट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सवाल लगाएंगे भी हम लोग। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। बस देखो इतना दिमाग में बैठा हो ना, जब भी एंगल के बारे में जिक्र किया जाए, दो वेक्टर्स दे करके एंगल का कुछ भी जिक्र करे, 90 डिग्री कहे, पैरेलल वाले में ये नहीं लगाना, पैरेलल में क्या हो जाएगा cos 0 1 हो जाता है, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, फंस जाओगे। वहां पे हम लोग स्केलर का मदद लेते हैं, सॉरी वेक्टर का मदद लेते हैं। तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलता हूं, इसको बी वेक्टर बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ए डॉट बी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना अभी अभी हमने सीखा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट्स को, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को। सर करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6, 5 3 15 माइनस 5a इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 16 5 21 बाई 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/5। ए की वैल्यू 21/5 अगर होगी तभी ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आती होगी, नोट करें इसको।